हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एनएम बहन जो हैं। देखिए, आप लोगों को ध्यान देना है। आपका पेपर है 15 तारीख से स्टार्ट है, 15 अक्टूबर को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का पेपर है। तो अभी आप तक ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एग्ज़ाम सर पे है, तो अब देखिए प्रयास करिए। कुछ पॉइंट हैं आपको ध्यान देना होगा, किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से अच्छा नंबर ला सकते हैं बिना पढ़े हुए। पहली बात तो आपको अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना होगा, ठीक है। हैंड राइटिंग को अच्छे से सुधारना होगा। दूसरा बात यह है कि भैया, अगर आप प्रश्न की हेडिंग डाल रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश में डालिएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में हेडिंग को डालिएगा। तीसरी बात यह है कि प्रश्न आपको सभी करके आना है, कोई नहीं छोड़ के आना है। जो भी आ रहा है उसको भी, जो आ रहा है उसको भी अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहा है उसको भी कुछ ना कुछ उसके बारे में, उससे संबंधित चीज़ें लिख के आइए ज़रूर। हैंड राइटिंग में अच्छे से सुंदर काली पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करिएगा बराबर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप किन प्रश्नों को देख के जाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में वही प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। उस इम्पॉर्टेंट हम ऐसे प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में वही प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 15 अक्टूबर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाले, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, पहले हम ये वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए बना रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का पेपर रहेगा उसका बनाएंगे, ठीक है। तो एनएम वाले ध्यान दीजिएगा, जो भी एनएम बहन लोग हैं पेपर देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 15 अक्टूबर से आप सभी का पेपर है। पास होने का अचूक तरीका, अब तक कुछ नहीं पढ़ा, ये तरीका अपनाओ, 100% पास हो जाओगे, ठीक है। पहला तरीका आपको अपनाना है, एक नंबर का जो भी प्रश्न है, ठीक है, एक नंबर का जो भी प्रश्न है, चाहे वो सही गलत का है, चाहे फिल इन द ब्लैक का है, ये सभी आपको करके आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आना है। हेल्प लेना है आपको, आपके अगल बगल जो भी रहेंगे उनकी मदद लेना पड़ेगा आपको। आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अब ये पढ़ना है कि भैया देखिए, आपने पहले से पढ़ाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये कोशिश ना करिए कि हम नया कुछ सीखें, नया पढ़ें, ठीक है। टाइम बहुत कम है भैया, तो आप यही देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, पिछले 10 सालों का, 5 सालों का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं उन्हीं को देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको 5 नंबर ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 40 नंबर आपके इसी वीडियो से दिलवा दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 40 नंबर आपके इसी मात्र वीडियो से आने वाले हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के निर्धारक, जो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं, स्वास्थ्य के जो आयाम हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। स्वास्थ्य और उसके निर्धारक तत्व, स्वास्थ्य और उसके आयाम, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। कि एग्ज़ाम में आपको प्रश्न आ जाएगा तो आपको प्रश्न उत्तर नंबर डालना है। जैसे ये 4.1 का है तो प्रश्न उत्तर नंबर 4.1। ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है क्या भैया? ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, ब्लैक पेन से डालिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, डिटरमाइन ऑफ हेल्थ, इंग्लिश में ये चीज़ जरूर लिखिएगा, ब्रैकेट में इंग्लिश में ये चीज़ जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू पेन से इसको अंडरलाइन करिएगा, अच्छे से अंडरलाइन करिएगा। स्टार लगाना होगा तो स्टार लगा दीजिएगा, बाकी जो भी चीज़ें आपको लगाना होगा ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, वे कारक होते हैं, फिर यही चीज़, यही आपको पूरा लिख देना है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व वे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। याद कैसे रहेगा? स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व वे होते हैं जो किसी व्यक्ति या समुदाय के, समुदाय का मतलब कम्युनिटी होता है, जिससे जहाँ पे 3 से 4 लोग की भीड़ रहती है उसे एक कम्युनिटी बोला जाता है। जैसे आपके गांव में अकेला आपका घर है और कोई अगल बगल घर नहीं है तो वहाँ पे कम्युनिटी नहीं बोला जाएगा। वहीं पे आप गांव में 2-3 घर आपके अगल बगल आपके पड़ोस लोग हैं तो कम्युनिटी वो कहलाएंगे, ठीक है, समुदाय कहलाएंगे। तो कम्युनिटी का मतलब ये है। अब जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी डिटरमाइंस होते हैं, ये इन्हीं कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके एरिया में फैल गया है डायरिया, तो वो डायरिया सभी सदस्यों को प्रभावित कर देगा, ठीक है, सभी कम्युनिटी को प्रभावित कर देगा। तो कहने का मतलब यही है कि वे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन्हें कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद रट लीजिए आप, ठीक है। आपके प्रश्न आने वाले हैं, ये तो ज़रूर बनने वाला है। इस बार 2024 का पेपर में ये प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। लिखना है आर्थिक, पहला लिखना है आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ।
जैसे इसमें ये ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है, फिर ब्लू पेन से यहाँ पे शिक्षा फिर डालना है हेडिंग शिक्षा। उच्च शिक्षा स्तर वाले लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अधिक होती है। याद कैसे रहेगा? जो एजुकेटेड है भैया, जो पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, उस स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो न्यूज़ के पेपर में डेली पढ़ लेगा, हिंदी आती है पढ़ना, अखबार में देख लेगा क्या क्या चीज़ें फैल रही हैं, जैसे कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी फैल रही है, उसके प्रति वो जागरूक हो जाएगा। पहले से ही वो चीज़ें अवेयरनेस हो जाएगा, पहले से उस चीज़ों पे वो काम करना शुरू कर देगा ताकि वो उस बीमारी के चपेट में ना आए। ठीक है, जागरूकता अधिक होती है। और उसके बाद आपको लिखना है आय। ठीक है, आय। आय दूसरा पॉइंट डालना है इसी में। आय में क्या? आर्थिक स्थिरता से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ती है। ठीक है, रोजगार की स्थिति फिर डालना है। अगला पॉइंट डालना है सुरक्षित और संतोषजनक रोजगार स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भैया जिसके पास रोजगार है, पैसा है, वही तो अपने स्वास्थ्य को देख रेख कर पाएगा। किस तरीके से उसको खाना है, किस तरीके से उसको पहनना है, किस तरीके से उसको रहना है, पैसे वाले ही तो कर पाएगा। नॉर्मल फीवर हो रहा है तो टॉप एक ग्रेड के डॉक्टर को दिखवाएगा। ठीक है, तो मैटर रखता है, रोजगार की स्थिति भी मैटर रखता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको अगला पॉइंट सामाजिक समर्थन नेटवर्क। परिवार और दोस्तों का समर्थन मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे आपके पास कई से दोस्त हैं, कई फ्रेंड्स हैं, आपके सपोर्ट में रहते हैं, आपके कोई भी समस्या रहता है तो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो आपको देखिए प्रभावित ये भी सामाजिक समर्थन भी प्रभावित करता है स्वास्थ्य को। भैया आप अकेले हो, आप किसी भी समस्या में जूझ रहे हो तो आपके साथ कोई नहीं है, तो आप मेंटली डिस्टर्ब ही रहेंगे कि यार मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे फ्रेंड लोग रहेंगे तो सजेशन देंगे, आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, हर एक चीज़ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर रखता है, सामाजिक समर्थन और नेटवर्क भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा हेडिंग डालना है आपको भौतिक पर्यावरण। जैसे आवास, स्वच्छ और सुरक्षित आवास स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भैया आप ऐसे गंदे जगह पे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होना तय है। जैसे बगल में आपका झोपड़पट्टी है, वहीं बगल में बीच से रास्ता गया है, वहाँ पे नाला निकाला गया है, फिर वहीं पे बगल में ही तालाब है, तो वो चीज़ स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वहाँ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पनपते हैं, पानी में, नाले में पनपते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आवास डिपेंड करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है आवाज़ भी। ठीक है, ये भौतिक पर्यावरण में आ जाएगा। पानी और स्वच्छता। पानी अगर स्वच्छ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, ये तो सभी ही जानते हैं कि जल ही जीवन है। अगर स्वच्छ जल पी रहे हैं तो बीमारी आपको नहीं हो सकती है। जैसे दूषित पानी से क्या हो जाता है? दूषित पानी से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, टाइफाइड हो जाते हैं, और भी चीज़ें हैं, दूषित पानी से ही ये फैलती हैं। प्रदूषण तो है ही, वायु, जल और भूमि प्रदूषण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यक्तिगत तीसरा हेडिंग यहीं पे देखिए, तीसरा हेडिंग है व्यक्तिगत व्यवहार और जीवन शैली। जैसे आहार। भैया आहार, संतुलित आहार से स्वास्थ्य में सुधार आता है। ध्यान देना है व्यक्तिगत व्यवहार और जीवन शैली में। ये भैया खाना खा रहे हो तो ये एक प्रकार का आपका व्यवहार ही है ना, व्यायाम कर रहे हो तो ये आपका व्यवहार ही है ना, कि आप डेली क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा क्रियाकलाप कर रहे हैं, हर एक चीज़ व्यवहार के अंतर्गत ही आता है ना। तो तीसरा हेडिंग डालना है इसी में, जो आपका प्रश्न है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, तो इसी में तीसरा हेडिंग डालना है व्यक्तिगत व्यवहार और जीवन शैली। इसमें से पॉइंट नंबर फर्स्ट डालना है आहार, संतुलित आहार स्वास्थ्य। ठीक है, यहाँ पे लिखना है संतुलित आहार से भी स्वास्थ्य में सुधार होता है। व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि से स्वास्थ्य लाभ होता है। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर आयाम भी कर रहे हैं या गतिविधि कर रहे हैं, कोई काम वगैरह डेली कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार बना रहता है। ठीक है, धूम्रपान और शराब का सेवन, ये भी आपका व्यक्तिगत व्यवहार ही आएगा ना। आप शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो भैया आपका स्वास्थ्य इससे खराब ही होगा ना, फेफड़े खराब होंगे। ठीक है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी व्यक्तिगत व्यवहार में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व जो है, चौथा हेडिंग आपको डालना है कि जैविक और अनुवंशिकी कारक। अनुवंशिकी कारक पहला पॉइंट, अनुवंशिकी कारक कुछ बीमारियां और स्वास्थ्य स्थितियां जो जेनेटिक होती हैं, ठीक है, अनुवंशिकी होती हैं। उम्र और लिंग, ये कारक भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए पांचवा हेडिंग इसी में डालना है स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तक पहुँच।
जैसे उपलब्धता भैया कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, अगर हमारे तक पहुंच रही हैं वो सेवा, तो भैया हमारा स्वास्थ्य उससे अच्छा होगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन हमारा वही जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं हमारे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो भैया हम उस स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएंगे, नहीं जान पाएंगे कि ये हमारे लिए भैया जैसे कोई टीकाकरण का काम हो रहा है, टीकाकरण हम तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो भैया हमारा स्वास्थ्य ख़राब ही होगा ना कि अच्छा होगा। तो इन कारकों को समग्र प्रभाव किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्तिगत निर्णय और व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको ये 5 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। इससे को नोट डाउन कर लीजिए या तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ध्यान से याद हो जाएगा। से आपके प्रश्न एग्जाम में बन गए, आपको बिल्कुल एक ही प्रश्न याद है, स्वास्थ्य से संबंधित एक ही प्रश्न अभी जो मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, यही आपको याद है, ठीक है। और आपके पेपर में ये बन के आ गया, क्या बन के आ गया यहाँ पे, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के संगठन की व्याख्या करें। तो आपको जो याद है स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया वही आपको छाप देना है। अगर नहीं याद है तो ये छोड़ के नहीं आना है, करके आना है, ठीक है। जैसे 10 नंबर का है तो आपको 3 से 4 नंबर दे ही दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है इस बार 2024 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, क्या भैया ये इम्पोर्टेंट है। ये परामर्श क्या है, परामर्श की तकनीक को समझाइए, परामर्श में एनएम की भूमिका विवेचना कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, आपको ध्यान करके याद करके जाना है। ये प्रश्न आपके पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है। ये 10 नंबर का पेपर आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। 5 नंबर वो अभी मैंने बताया, ये 10 नंबर, एक 15 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो प्रश्न पूछा था काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग के प्रकार और काउंसलिंग के प्रति एनएम की क्या भूमिका है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है। पहले आपको लिखना है क्या है, प्रश्न उत्तर नंबर जैसे 5.2 है, ठीक है। 5.2 आपको लिखना है काउंसलिंग, ठीक है। हेडिंग ब्लैक पेन से काउंसलिंग लिखना है, हिंदी में और इंग्लिश में भी, ठीक है, ब्रैकेट में। तो फिर वही चीज़, यही हेडिंग डालने के बाद इसी वर्ड को दोबारा आपको लिखना है। काउंसलिंग एक पेशेवर प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित काउंसलर लोगों की उनकी भावनात्मक, मानसिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में मदद करता है। काउंसलिंग का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना, उसी समस्याओं के प्रति जागरूक बढ़ाना, ठीक है, और उसे आत्मनिर्भर बनाना ताकि वह अपने जीवन में सही निर्णय ले सके और व्यक्तिगत विकास कर सके। समझेंगे कैसे समझेंगे। एक पेशेवर प्रक्रिया है, ठीक है, एक पेशेवर प्रक्रिया है काउंसलिंग, जिसमें प्रशिक्षित काउंसलर लोगों की उनकी भावनात्मक, मानसिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में मदद करता है, ठीक है। कौन कौन सा भैया, भावनात्मक, मानसिक और व्यक्तिगत समस्या को समझने और उन्हें हल करने में मदद करता है। बिल्कुल याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, ये चीज़ नहीं भूलना है। स्टार्टिंग की 2-3 लाइन को आपको सही तरीके से लिखना पड़ेगा, उसको लिए आपको याद करना ही पड़ेगा 2-3 लाइन, बाकी आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है काउंसलिंग की अवधारणा। काउंसलिंग की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसा पहला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, पहला पॉइंट में लिखना है सहयोग और समर्थन, ये सभी ब्लैक पेन से ही लिखना है। फिर उसके बाद काउंसलिंग एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर और क्लाइंट मिलकर काम करते हैं। कौन कौन, काउंसलर और क्लाइंट मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, काउंसलर एक सहायक और गैर आलोचनात्मक वातावरण प्रदान करता है। जैसे फिर दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है स्वखोज और जागरूकता, सभी ब्लैक पेन से ही लिखना है, स्वखोज और जागरूकता दूसरा हेडिंग। फिर उसके बाद ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करना है। काउंसलिंग का लक्ष्य व्यक्ति को आत्मखोज की प्रेरित करना और उसकी आंतरिक क्षमताओं को पहचानने में मदद करना, ठीक है। तीसरा हेडिंग में लिखना है, तीसरा पॉइंट डालना है, हेडिंग लिखना है समस्या समाधान। काउंसलिंग विभिन्न समस्याओं के, कुल मिलाकर आपको काउंसलिंग से संबंधित आ जाएगा। तो आपको यही चीज़ बताना है कि काउंसलिंग एक वह प्रक्रिया है जो भैया व्यक्ति के मानसिक व्यक्तिगत चीज़ों को जागरूक पैदा करता है, उनमें एक अलग आत्मविश्वास पैदा करता है। स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी आप इतना आप लिख ही देंगे काउंसलिंग से संबंधित। और ये 2 काउंसलर और जो भी एक पेशेवर व्यक्ति होता है उसके माध्यम से ये प्रक्रिया किया जाता है। सब कुछ आप अगर पढ़े रहेंगे वहाँ पे कुछ न कुछ वहाँ पे लिख के ज़रूर आएंगे।
काउंसलिंग की मदद से लोगों के जीवन में बदलाव आता है। अपने अपने जो दिमाग में जो सोच सकते हैं उस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। याद तो नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा प्रश्न है, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भैया याद नहीं हो पाएगा। आपको बस यही चीज़ें पढ़ना है कि काउंसलिंग के माध्यम से लोगों की चिंताएं, तनाव, ये सभी चीज़ें में बदलाव हो सकता है। अगले पॉइंट में व्यक्तिगत विकास, यह व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचाने और उन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। और फिर पाँचवें पॉइंट में लिखना है गोपनीयता और विश्वास। काउंसलिंग प्रक्रिया में गोपनीयता, प्राइवेसी का विशेष महत्व होता है, जिसे क्लाइंट अपने विचार और भावनाएं खुल रूप से समझा सके। भैया प्राइवेसी रहेगा, उसे लगता है, क्लाइंट को लगता है कि हमारी प्राइवेसी जो हम इनसे शेयर कर रहे हैं सेफ रहेगी, तो वो खुल के आपके साथ डिस्कशन कर पाएगा। काउंसलिंग के प्रकार में फिर आपको अगली हेडिंग डालना है काउंसलिंग के प्रकार। काउंसलिंग कई प्रकार के होते हैं जो विभिन्न ज़रूरतों और समस्याओं के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत काउंसलिंग, ठीक है, और दूसरा विवाह और पारिवारिक काउंसलिंग, ठीक है, तीसरा कैरियर काउंसलिंग, उसके बाद शैक्षिक काउंसलिंग, उसके बाद व्यसन काउंसलिंग। आपको हेडिंग याद करना है, हेडिंग याद करेंगे तो 2 लाइन भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर पूरा दे दिया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, मतलब 6 टाइप के हो गए, ये 7वां टाइप है। बाल और किशोर काउंसलिंग, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, मतलब 7 प्रकार के काउंसलिंग के प्रकार हो गए। जैसे आपके एग्ज़ाम में अभी हमने आपको बताया स्वास्थ्य के विभिन्न निर्धारक तत्व ना, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा। स्वास्थ्य को परिभाषित करें, स्वास्थ्य को विभिन्न आयामों के बारे में बताएं। जो हमने निर्धारक तत्व बताया है तो उसी को आपको लिख देना है कि ये स्वास्थ्य के आयाम हैं। पहले तो स्वास्थ्य को डिफाइन कैसे कर पाएंगे, स्वास्थ्य को डिफाइन कैसे कर पाएंगे। WHO के अनुसार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, या वही स्वास्थ्य की परिभाषा है। स्वास्थ्य की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, WHO के अनुसार स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, ये लिख देंगे, आपको नंबर यहाँ पे इसका मिल जाएगा। ठीक है, और स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम जो मैंने बताया वही निर्धारक तत्व ही आप बता देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर में आपके एग्जाम में बन सकता है क्या, पंचायत के कार्य लिखिए, पंचायत के बारे में बताइए, पंचायत के कार्य क्या हैं। तो आप अपने बुक की मदद से एक बार पंचायत के कार्य देख लीजिए। ठीक है, और देखिए 15 नंबर हमने वहाँ पे बताया था, ये 5 नंबर आपका 20, और एक 5 नंबर ये भी आ सकता है, आशा की भूमिका क्या है, आशा के बारे में समझाएं। ठीक है, ये एक 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर तो ऐसे हो गए। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए अगला आपको ध्यान देना है क्या भैया, संचार। ठीक है, 10 नंबर में ये आपके पेपर में आने वाला है। संचार क्या है, संचार के बारे में समझाएं, संचार को विस्तारित करें। 10 नंबर में आपके एग्जाम में बन जाएगा। अभी मैंने उधर 25 नंबर क्लियर किया, इधर 10 नंबर, ये 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर आपके पेपर में बनने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। ये 35 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको HIV के बारे में भी पढ़ के जाना है, HIV क्या है, एड्स के बारे में आपको। ये 45 नंबर आपके फिक्स हो गए इस वीडियो से। ठीक है, ये इस वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको समय है, अभी बहुत दिन समय है, आप आराम से याद कर लेंगे इन सभी प्रश्नों को। जो लगभग 5 प्रश्न हमने बताया आपको, 5 से 6 प्रश्न बताया है। 6 प्रश्न अगर डेली आप 2 प्रश्न याद कर रहे हैं तो 3 दिन में आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। देखिए जो मैंने आपको बताया स्वास्थ्य के आयाम, अगर आप स्वास्थ्य के आयाम पढ़ के जाएंगे तो आपका एक नंबर, जो 1 नंबर में आता है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे पूछ लिया निम्नलिखित में कौन सा एक स्वास्थ्य का आयाम है, आराम से आप करके चले आएंगे। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, और अगला वीडियो जो हम बताएंगे नेक्स्ट आपका हेल्थ प्रमोशन का हो सकता है। हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताएंगे कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो 2024 के पेपर में बनने वाले हैं। ठीक है, जिस प्रकार मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बताया कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में बनेंगे, तो उस प्रकार हेल्थ प्रमोशन को भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं।
उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो बस यही बोलूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।